आज हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम का हमारा जो सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स पढ़ चुके थे हम, कंपोजिट नंबर, ट्रायंगुलर नंबर भी हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने प्राइम नंबर पढ़ा, फिर हमने को प्राइम नंबर पढ़ा और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड निकालना, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर से। तो रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी एक ऐसा नंबर जिसे आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सको वो रेशनल नंबर होता है। अब p बाई क्यू की फॉर्म का मतलब सिंपल याद रखें, फ्रैक्शन है, भिन्न। जिससे भी आप भिन्न बना सकते हो या जिसका भी आप फ्रैक्शन बना सकते हो वो सभी रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याएं होती हैं। बस ये आप थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर। तो नीचे की तरफ कभी भी न्यूमरेटर यानी q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी भिन्न बना रहे हो, 0 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। कि किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड कर देंगे 0 से, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उससे होगा क्या कि आपका इनफाइनाइट में आंसर आ जाएगा। और इनफाइनाइट आपका एक फ्रैक्शन होता नहीं है। तो फ्रैक्शन करने के लिए जरूरी है कि p बाई क्यू की फॉर्म में हो और नीचे कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें सभी नेचुरल नंबर्स की, हमारे पास नेचुरल नंबर्स है तो आपने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, गिनती की सारी संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो अगर आप 1 2 3 4 5 ऐसे सोन अगर आप आगे भी चलते हैं तो आप 1 को लिख सकते हैं 1 बाई 1, 2 को 2 बाई 1, 3 को 3 बाई 1, 4 को 4 बाई 1, 5 को 5 बाई 1। यानी आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि 5 और 5 बाई 1 दोनों इक्वली होते हैं। और नीचे आपको क्यों 0 नहीं होना चाहिए, तो किसी में भी 0 नहीं है, सब में नीचे 1 लिखा हुआ है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो सभी की सभी रेशनल नंबर होती हैं। सेकंड आता है आपको पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि 0 प्लस जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो 0 और नेचुरल नंबर इन 0 प्राकृतिक संख्या। तो ये तो आपने पढ़ ली कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो सभी रेशनल होती है, ये आप अभी पढ़ चुके हैं, ये सभी की सभी रेशनल नंबर होते हैं। अगर हम 0 के लिए बात करें, 0 को आप 0 बाई 1 लिख सकते हो, या 0 बाई 1 को अगर आप देखें तो p बाई क्यू की फॉर्म में है। और यहाँ पर अगर q को भी देख लो तो q यहाँ पर 0 नहीं है, तो इसका मतलब 0 भी आपका एक रेशनल नंबर है। तो अच्छे से याद रखें, 0 भी आपका एक रेशनल नंबर है। और 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर, उसमें एक क्वेश्चन भी है, प्रूफ करने को भी है कि वाई 0 इज रेशनल नंबर। तो सेकंड आपका नेक्स्ट आता है आपका दशमलव संख्या है, डेसिमल नंबर। जैसे कि आपको दिया जाए 1.21, 1.25 या फिर 0.5 या 0.25, यानी मैं ऐसे नंबर की बात कर रहा हूँ जो डेसिमल के बाद उस डेफिनेट पॉइंट पे जाके फिनिश हो जाते हो। ये डेसिमल का तो सॉल्व किया 2 पॉइंट, 3 पॉइंट बाद, 4 पॉइंट बाद जाके फिनिश हो जाते हो, इससे आगे वो ना बढ़ रहे हैं। तो अगर आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 to 1/100, यानी कि आप इसको भी भिन्न बना पा रहे हैं, एक फ्रैक्शन में लिख पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका इसको भी लिखते हैं 125/100, इसको लिख सकते हैं आप 5/10, इसको लिख सकते हैं 25/100। तो बात ये है कि आप जितना भी आपके डेसिमल नंबर जो आपने लिखे हुए थे बोर्ड पे, सभी को आप p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अगर सर p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये भी सारे सारे रेशनल नंबर है। नेक्स्ट आता आपका, ये गलत लिखा हुआ है, सही कर लेता हूं। नेक्स्ट आपका दशमलव के बाद अगर कोई अंक बार बार रिपीट होता है, यानी किसी भी अंक की अंक या फिर दो अंकों पुनरावृत्ति होती है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। सपोज करो आपको दिया गया है 0.3, ये रिपीट हो रहा है तो रिमूव कर लेते हैं। आपको गिवन है 0.3, 3 3 3 3 3, इतना तो आपको पता है कि 0.3 गिवन होता तो आप इसको 3/10 लिख के सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर आपको 0.3 के बाद ये लिखा जा रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकता है एग्जाम में कि 0.3 का बार लिख के दे दे, यानी बार साइन का मतलब होता है कि जो आपका 3 नंबर है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है। या फिर ऐसा दे सकता है, एग्जाम में ऐसा भी दिया गया है कि 0.3 के ऊपर डॉट लगा के देता है, तो ये भी आपका बार का ही साइन होता है, ऐसा ना सोचें कि बार का साइन नहीं है। एक चीज और भी है जिसमें आप याद रख सकते हो कि अगर कोई भी नंबर आपको गिवन है उसमें बार कभी भी यहाँ से या यहाँ से यहाँ ऐसे स्टार्ट नहीं होता है, हमेशा बार लास्ट से स्टार्ट होगा, एक डिजिट पे होगा या 2 पे होगा या एक साथ 3 पे होगा, लेकिन स्टार्टिंग लास्ट से ही होती है बार की। अगर हम इसको सॉल्व करें, सपोज करो आप इसको x ले लेते हैं, x
इक्वल टू 0.3 का बार। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो x इक्वल टू 0.3333 ये चला जाएगा यहाँ तक। दोनों साइड हम 10x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3.33 ये हो जाएगा। 10x इक्वल आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333 आप ये लिख सकते हैं। और ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू आपने अभी देखी थी, ये वैल्यू x की है, तो इस वैल्यू x पुट कर सकते हैं आप। तो 10x इक्वल टू 3 प्लस x, x आपको प्लस में, आप साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस हो जाएगा ये 3। तो 10x माइनस x 9x बराबर 3, यानी x इक्वल टू 3/9 यानी 1/3। और 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करें, अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करते हैं 0.333, यही आंसर आपका फिर से आ जाता है। अब एग्जाम में तो हम बार-बार ऐसा नहीं करेंगे, एग्जाम में हम ऐसा नहीं करेंगे बार-बार हम x वैल्यू लेंगे, बार-बार x लेकर सॉल्व करें। तो उसके लिए हम सिंपली मेथड सीखते हैं कि अगर हमें 0.3 का बार इवन होता तो सिंपल आपको ये गिनना है कि कितने अंकों पर बार है। एक अंक पर बार है तो आप एक बार नहीं लिख लीजिए बस, तो डायरेक्ट हम आंसर में पहुंच जाएंगे एक बार में। अगर सपोज को हम ये सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे होते तो ये क्वेश्चन हमारे पास 0.3 का बार, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 0.23 का बार। तो यहाँ पे क्या है, दो नंबर पे आपको बार किया हुआ है, तो दो नंबर पे बार है तो क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा जितनी बार बार उतनी बार आपको 9 लिखना है, जितनी बार बार है उतनी बार आप 9 लिखें। ये सॉल्व हो गया। इसमें किस पे बार है, ये 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 अंकों पे बार है, तो इसको आप लिख सकते हो 0.234 का बार, तो आप लिख सकते हो 0.234 अपॉन 999 यानी कि 999। नेक्स्ट है आपका 0.14 का बार, तो आप लिख सकते हैं 2 अंकों पे बार है तो आप 2 बार 9 लिख सकते हैं। ये जितनी बार बार होगा जितने अंकों पर उतनी बार ही आपको 9 लिखना है। नेक्स्ट है 1.3 का बार, तो इसमें कैसे करें, 1 को आप अलग लिख लीजिए, 0.3 का बार अलग सॉल्व कर लीजिए। तो आपने लिख लिया 1 प्लस 0.3 का बार, यानी आप लिख सकते हो 1 प्लस 3/9। ये तो आपने पढ़ा है ना अभी कि 3 पे अगर बार हो तो एक बार आप 9 लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 और 3 12/9। आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको क्लियर कर लेते हैं ऐसे। लेकिन सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया 0.2343434, यानी क्वेश्चन दिया गया 0.234 का बार, इसका मतलब है कि जो रिपीटिशन हो रहा है वो ओनली 34 का ही हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप x की वैल्यू मान के करोगे तो आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी होती है, लेकिन हम उस मेथड से नहीं करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, 10th क्लास में भले आप कर लो। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, 0.234 आप कंप्लीट नंबर लिखें, जो भी आपका नंबर था वो कंप्लीट लिखें, माइनस जिस नंबर पर बार नहीं है उसे आप माइनस कर दें। याद रखें, जिस पर बार नहीं है उसे ही आपको माइनस करना है। नीचे क्या लिखना है, जितने नंबर पे बार है उतनी बार आपको 9 लिखना है। तो 2 नंबर बार आपने 2 बार 9 लिखा, जिस पर बार नहीं है उतनी बार आपको 0 लिखनी है। तो एक नंबर पे बार नहीं तो आपने एक बार 0 लिख ली, तो आंसर हो गया 232/990। ये भी आपको फ्रैक्शन में सॉल्व हो गया। एक चीज और भी हमारे माइंड में आती है, अगर हमें क्वेश्चन दे 232/990, इससे हमसे पूछे कि इसको बार में वापस कन्वर्ट करो, तो याद रखो आप इसे बार में वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना कोई ऐसा तरीका होता है कि आप कन्वर्ट कर सको इसको, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, जरूरी नहीं फिक्स यही हो, उसका किसी और का रहा हो, तो ऐसा नहीं कर सकता, उल्टा क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है, सपोज करो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको आपको दिया कि 1.3333, ये आपको गिवन है, क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। तो 1.3 का बार, तो 1 प्लस 3/9 एंड 12/9 ये हमने किया था। तो इस क्वेश्चन को हम इसी मेथड से करके देखते हैं कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपने लिखा 1.3 का बार, तो मैं आपसे कह रहा हूं डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन करना हो, यानी कि जिसमें बार तो है लेकिन पॉइंट के इधर कुछ नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप ये सोच लो कि हाँ डेसिमल है ही नहीं, 1% सोचो डेसिमल है ही नहीं, तो आप पूरा नंबर लिखो 13। किसे माइनस करोगे, जिस पर बार नहीं है 1। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपको सोच लें यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं, डिवाइड बाय। जब आप नीचे का लिख रहे हो तो हमेशा याद रखें कि यहाँ डेसिमल है,
आपको याद ही रखना है। तो कितनी बार, एक पर बार है, एक अंक पर, तो एक बार 9 यानी 12/9, ये भी आपका आंसर हो गया, यानी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। नहीं, इसमें जीरो नहीं आएगा। जीरो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद वाले को कंसीडर करते हैं नीचे का पोर्शन लिखने के लिए। एक और करके देख लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। सपोज अगर आपको दिया गया 1.712, आपको क्वेश्चन दिया गया और बार आपका केवल इस पर है, इतने पर, तो आप क्या लिखेंगे? मैंने आपसे कहा कि आप भूल जाओगे या डेसिमल है। सोचो डेसिमल नाम की चीज ही नहीं है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन है, तो आप पूरा नंबर लिखोगे 1712 माइनस, फिर आपसे क्या कहा मैं आपसे कह रहा हूँ पहले डेसिमल है ही नहीं, सोचो ही मत, है ही नहीं, तो आपको पूरा जिस पर बार नहीं है वो कितना है 17, तो जिस पर बार नहीं उसे माइनस कर देते हैं, डिवाइड बाई। मैं आपसे कहा कि जब भी आप नीचे का पोर्शन लिख रहे हो तो आपको ठीक से याद रखना है कि यहाँ डेसिमल है, यानी नीचे लिखते हो आपको याद रखना है कि डेसिमल है। अगर डेसिमल है तो हम केवल इतने को ही इंक्लूड करेंगे बस। तो 2 अंक में बार है तो 2 बार तो आप 9 लिख देंगे, एक पर बार नहीं है तो क्या लिखोगे? एक बार आप 0 लिख दोगे, बस सॉल्व हो गया। अगर ऊपर 17 माइनस करो कितना आएगा? 1695/990, ये भी सॉल्व हो गया। ऐसे इधर वाले जो बचे हुए क्वेश्चन उनको सॉल्व कर लेते हैं। सपोज अगर आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपसे क्या लिखोगे? 0.234 का बार, 34 34 34 ये बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा हो चुका है, कोई नहीं हो गया, फिर भी इसको दोबारा कर लेते हैं, एक सेकंड हो जाएगा। 34 इसको सॉल्व करना है तो आप पूरा नंबर लिखोगे, माइनस जिस पर बार नहीं है, 2 बार बार है, एक बार बार नहीं है 0, तो आपके पास ये हो जाएगा 232/990। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं 1.71 का बार, तो आप क्या करोगे? ये देखो आपका पुराना मेथड है, 1.71 बार सॉल्व करो, फिर 1 + 71/99, फिर इसको सॉल्व करोगे 99 + 71/99 एलसीएम लेने के बाद इसमें आप इसको ऐड कर लो, फिर 170/99। या फिर आपसे मैंने दूसरा मेथड बताया, अगर आपको डायरेक्ट करना हो, डायरेक्ट कैसे करोगे? क्या आप भूल जाओ यहाँ डेसिमल है, सोचो डेसिमल है ही नहीं है, तो पूरा नंबर लिखो 171, माइनस क्या करोगे? जिस पर बार नहीं है -1, डिवाइड बाई। नीचे का पोर्शन लिखने के लिए आपको पहले क्लियर बता चुका हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि हाँ अब हम डेसिमल के बाद का ही नंबर लेंगे, तो डेसिमल के बाद का नंबर ये रहा, तो 2 बार बार है तो 299, तो ये हो गया 170/99। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपको दिया है 1.71 का बार, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सोचो यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं है, आप कुछ सेकंड के लिए फील करोगे यार डेसिमल है ही नहीं, तो पूरा नंबर लिखो 171 माइनस, तो जितने पर आपका बार नहीं है सब लिख ले, 17 पे बार नहीं है 17 आप यहाँ लिख ले, डिवाइड बाई एक नीचे का पोर्शन लिखते हुए हमेशा याद रखना है कि यहाँ डेसिमल के बाद वाले को ही ले, पहले वाले को ना ले, इसलिए बार बार बोल भी रहा हूँ कि आप भूल ना जाओ। तो 1 पर बार है, एक बार 9, एक बार बार नहीं है 0, इस आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2.3 का बार। मैंने आपसे पहले क्या, अगर आपका डेसिमल ऐसे पॉइंट की तरह रखा ऊपर एक बिंदु लगी हो तो ये भी आपका बार का साइन होता है, ऐसा नहीं कि आपसे छोड़ के चल दो कि नहीं तो बार आई नहीं, ये तो मिसप्रिंटिंग नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसको आप बार लिख सकते हैं, मतलब तो आप पूरा नंबर लें, फिर से वही 23 जिस पर बार नहीं है 2, जब नीचे का पोर्शन लिखते हैं डेसिमल के बाद वाला ध्यान रखते हैं, तो इस पर बार नहीं 9, ये 21/9, ये भी आपको सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है, ये 1.41 का बार, 2 पर पॉइंट लगाया हुआ है तो इसका मतलब है कि इन दोनों के ऊपर बार है, तो आप क्या लिखेंगे? पूरा नंबर माइनस जिस पर बार नहीं है, नीचे लिखते हुए पॉइंट के बाद वाला ही ध्यान रखना है, ओनली 99, तो आपका हो जाएगा 140/99। तो ये आपका यहाँ पर रेशनल नंबर खत्म हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हम अगर बार वाले नंबर दिए हैं तो हम उसको ऐड कैसे कर सकते हैं। बार वाले नंबर को सम करना और माइनस करना। मल्टीप्लाई का आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, डिवाइड का क्वेश्चन भी नहीं आता एग्जाम में। अगर कभी आता है तो प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए ही आता है। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 1 पॉइंट, अब आपने सॉल्व करना सीख लिया था कि 13 - 1/9 प्लस ये कितना हो जाएगा 123 - 1/99,
इसको आप पढ़ेंगे 7/9, तो ये हो जाएगा आपका 12/9 प्लस 122/99 प्लस 7/99। लेकिन आपको क्वेश्चन दे रखा होगा ऑलरेडी, पहले से ही बार में आंसर दे रखा होगा। जैसे आपको सपोज का आंसर दिया हो 2.41 का बार या 7.31 का बार, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हो। तो मैंने आपसे पहले क्या किया कि आप किसी भी फ्रैक्शन को वापस से डेसिमल में, वापस से आप बार वाले में नहीं ला सकते हैं, तो इसलिए आप कभी भी क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करेंगे। कभी भी आप ऐसा नहीं हो कि आप इसको पहले फ्रैक्शन बनाओ फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी क्वेश्चन लिख लें, इसके डिजिट को कम से कम 3 या 4 बार रिपीट करके देख लें, ताकि आपको रिपीटेशन मिल जाए। और सेम वही जैसे आप स्कूल में बच्चों की तरह क्वेश्चन क्या करते थे, ऐड किया करते थे, सेम वैसे ही करेंगे। कुछ भी नया नहीं है, ऊपर नीचे संख्या लिखो और जोड़ते चलो बस। तो जोड़ो 7 और 3 10 और 3 13 3 1, इधर 7 13 3 1, 7 और 6 13 14 4 1, 7 और 3 10 और 3 13 3 1, फिर से 14 का 4 हासिल को 1, फिर से 13 का 3 हासिल को 1, ये आपका हो गया 3.3434। तो आपको रिपीटेशन जनरली दिख जाएगा 3434। अगर हम इसे और भी आगे लिखते तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट 34 बनता चला जाता, यानी आपका आंसर हो गया 3.34 का बार। यानी कभी भी आपको फ्रैक्शन बना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिंपली बस आपको रिपीट करके संख्या लिखनी 2-4 बार, जो आपको रिपीटेशन दिखाई दी जाए, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको माइनस वाले में करना है, इसको भी आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्टली ऐसे ही करना है। अब क्या करना है 1.232323 और नीचे लिखना है आपको 0.7। 1 पे बार है तो ओनली 1 का ही रिपीटेशन आगे चलेगा और किसी का रिपीटेशन नहीं जाएगा। तो 3 में से 1 माइनस होगा 2, 1 2 1, ये हो जाएगा 2, और आप 12 से 7 माइनस करेंगे तो सर 5 आता है 5। तो आपको रिपीटेशन देखना हो तो रिपीटेशन आपको 21 रिपीटेशन पीछे से देखने की कोशिश ना करें, हमेशा इधर से ही देखने की कोशिश करें। तो आंसर हो गया 0.521 का बार। इसके बाद हो सकता है कि आपको क्वेश्चन फ्रैक्शन में आंसर दे रखा हो, क्वेश्चन का आंसर फ्रैक्शन में हो, तो इसके बाद आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो कन्वर्ट करना भी है तो आप उससे पहले कन्वर्ट ना करें। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, ये हमारा 12 नंबर है इस चैप्टर का, ये आपकी अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो इन नंबर को छोड़ने के बाद जितने भी आपके नंबर बच जाते हैं वो सब इरेशनल में आते हैं। तो बचा क्या, पहले नंबर वो बचे जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होते। देखो आपको रिपीटेशन नहीं दिखाई देगा, पहले तो ये बची जो रिपीट ना हो। दूसरा क्या बचा, वो नंबर जो रूट में हो। हाँ, अगर आप √4 लेते हैं ये इरेशनल नहीं होगा, ये आपका रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि √4 2 होता है, 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं। यानी कि मैं ऐसे नंबर की बात कर रहा हूं जो रूट से बाहर नहीं निकल के आ सकते हैं। और क्या हो गया, कोई रूट में नंबर है वो माइनस साइन के साथ है, वो भी आपका इरेशनल नंबर में आएगा। उसमें आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी अगर माइनस साइन के साथ है वो भी आपका इरेशनल में होगा, क्योंकि माइनस के साइन को आप बाहर लाते हैं तो ये आयोटा के साथ आएगा, और आयोटा आपका इमेजिनरी नंबर होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि i² = -1 होता है। अगर आप इसको बाहर लाना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 4i², यानी आंसर हो जाएगा आपका 2i। तो i हो गया, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, ये भी आपका इरेशनल नंबर में आता है। नेक्स्ट आता है 22/7। तो 22/7 एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं। हम डिवाइड कर लेते हैं साइड में, 22 और 7 से अगर आप डिवाइड करते हैं उसके बाद फिर से आपका ये रिपीट हो जाएगा, यानी इसका मतलब है इसमें आपको रिपीटेशन दिखाई देता है। एक 22/7 में कुछ डिजिट बाद आपके डिजिट फिर से रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 22/7, और वैसे भी ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, वैसे भी देख सकते हो आप, और q नीचे 0 भी नहीं है, तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर में आता है, याद रखें। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट पाई। पाई एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, एग्जाम में आ चुका है।
तो जनरली लोग ये सोचते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ये जब रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। तो ऐसा नहीं है, पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक रेशनल नंबर नहीं होता है। अब आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा था कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है। पाई आपने 22/7 नहीं पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 22/7 होती है। एक पॉइंट के कुछ डिजिट बाद तक तो सेम है, उसके बाद सेम नहीं है। और जिन लोगों को उसमें डाउट है, लाइफ ऑफ पाई मूवी देख सकते हैं, उसमें छोटा बच्चा बोर्ड पे वैल्यू लिख रहा होता है, वैल्यू लिख रहा होता है और वैल्यू कहीं भी रिपीट नहीं हो रही होती है। तो पाई की वैल्यू लगभग 22/7 है, एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है, तो इसलिए 22/7 रेशनल नंबर है। और जो आपका पाई की वैल्यू है, पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे, वो करते हैं अंत में शून्य निकालना, यानी कि किस कोई भी अगर आपको मल्टीप्लाई दे रखी है तो उस मल्टीप्लाई के आंसर के लास्ट में कितनी जीरो होंगी आपको ये निकालना सिखा देते हैं। अंत में शून्य निकालना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आसान भी बहुत ज्यादा। सपोज करो मैं आपको कुछ नंबर देता हूँ लिखने के लिए, आपको देगा 1 2 3 4, तो आंसर क्या आता है 24। तो लास्ट में जीरो कितनी हुई, कोई जीरो नहीं है इसमें, यानी इस आंसर के लास्ट में कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी शून्य नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इंक्लूड करते हो 5 को, आंसर हो जाता है 120 और कितनी शून्य हो गई, अब आपके पास एक जीरो यहाँ पर हो गई, आपस एक शून्य हो गई। इसका मतलब ये कंफर्म है कि जीरो जो लेके आता है वो 5 लेके आता है और कोई नंबर जीरो लेकर के नहीं आ रहा है। 5 किसके साथ जीरो लेके आता है, 5 की अगर मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या या इवन नंबर के साथ हो तभी वो जीरो लेके आता है। क्योंकि अगर आपने 1 × 3 × 5 लिखा होता तो ये 15 होता और यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं होती आपके पास। इसलिए जरूरी कि 5 हो और साथ में यहाँ पे इवन नंबर सम संख्या हो तभी जीरो बनती है। अब एफसीआई के एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया गया था, एफसीआई के एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें। ये एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था। ये हो सकता है आपको ऐसे दे या फिर आपको एग्जाम में ऐसे पूछ ले 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 100 तक कर रहा है, अंत में शून्य ज्ञात करें, अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें। ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें, यानी आपको 1 से लेकर के 100 तक जितनी भी 5 है वो आपको सारे काउंट करने पड़ेंगे। कैसे काउंट करोगे आप, वे 5 में होता है और फैक्टोरियल का मतलब भी यही होता है, 100 के फैक्टोरियल का मतलब भी यही है कि आप 100 को तब तक डिक्रीज करते जाएंगे, मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे तब तक कि 1 ना आ जाए। तो आपका यही लिखा हुआ है उल्टा करके, ऐसा नहीं कि कुछ चेंज है, 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। कहीं कहीं आपको फैक्टोरियल का साइन ऐसे भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कोई नई चीज दे दी एग्जाम में। ये भी आपको साइन मिल सकता है, ये वाला या फिर ये वाला, दोनों कोई भी साइन आपको मिल सकता है एग्जाम में। तो हम 5 और काउंट करेंगे, 5 कहाँ होगा, 5 10 15 20 25 30 35 40, नेक्स्ट 45 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100। तो हम 5 काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो 25 में आपको पता है 5 × 5 25 होते हैं। आपको ये भी पता है कि 50 में भी होते हैं 5 × 5 × 2, 75 में भी 2 5 होते हैं और 100 में भी आपको 5 × 5 × 4। तो कितने 5 होगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी आपके पास हो गए यहाँ पर 24 5। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस आंसर के लास्ट में 24 जीरोस होगी। अब हम बार बार ऐसे क्वेश्चन में काउंट नहीं कर सकते हैं। सपोज करो आपको उसने एग्जाम में दिया, उसने आपको मल्टीप्लाई करके दे दिया 1000 और क्वेश्चन पूछा अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें। अब आप यहाँ से 5 तो काउंट कर नहीं सकते, उसका मेथड सिंपली ये है, आपको ये पता करना है कि 1000 तक कितनी संख्याएं 5 से डिवाइड होती है। इसके बाद 1000 तक कितनी संख्याएं 25 से डिवाइड होती है। इसके बाद 1000 तक कितनी संख्याएं 125 से डिवाइड होती है।
1000 तक कितनी संख्या है 625 से डिवाइड होती है। यानी कि नीचे की साइड में बार बार 5 का मल्टीपल करते जा रहे हैं, 5 फिर 5 का मल्टीपल 25 फिर 5 का मल्टीपल 125 फिर आपने 5 को मल्टीप्लाई किया। इससे आगे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन 1000 से ऊपर हो जाएगा तो आप नहीं लेंगे क्योंकि डिवाइड ही नहीं होगा। इसको आप 5 से डिवाइड करोगे 200, इसको डिवाइड करोगे 40, इसको डिवाइड करोगे 8 और इसको पॉइंट में आएगा सर 1 पॉइंट समथिंग, तो आपको पॉइंट को नहीं लेना है, आप केवल उतना ही नंबर लें जो आपका कंप्लीटली डिवाइडेड नंबर है। तो आपके पास हो गई 249, यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो 249 शून्य होगी। और आपका जो नॉर्मल 100 एमएस का कैलकुलेटर है इसको कैलकुलेट करके नहीं बता सकता है, आप बता सकते हो। इस वाले को अगर आप देखते हैं इसमें क्या करते हैं आप 100/5, 100/25, 100/125, तो 125 तो ज्यादा हो गया, आप ले नहीं सकते हो, ये तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ये कितना 20 + 4, ये हो गया आपका 24 शून्य होगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब सबको डाउट ही आता है माइंड में कि लास्ट में हम ऐसा नंबर ले रहे हैं जो 5 से डिवाइड हो रहा है, 100 है, 1000 है, 2000 है, बार बार डिवाइड हो रहा है। अगर ऐसा नंबर ले जो डिवाइड ना होता, सपोज करो उसने दिया आपको 1 × 2 × 3 × 127 और इसमें पूछ लिया कि लास्ट में कितनी जीरो होगी। सेम वही प्रोसीजर है, लास्ट डिजिट को आप ले डिवाइड बाई 5, फिर से लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 25, लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 125। 5 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा 25 टाइम्स। इससे डिवाइड करोगे कितनी बार 5 टाइम्स और इससे डिवाइड करोगे एक बार जाएगा। यानी आपके क्वेश्चन के लास्ट में 31 शून्य हो जाती है। तो नेक्स्ट आपके पास अगर आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा कि 1 से लेकर 100 तक का मल्टीपल दे रखा है तो आप लास्ट में जीरो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इस तरह दे 51 से 100 तक के मल्टीपल में कितने जीरो होंगी तो आप सिंपली से ऐसे कर लोगे, आपने 1 से ही पढ़ा है ना, तो 1 × 2 × 3 आप मल्टीप्लाई करो 100 तक। अगर हम इससे माइनस कर दें 1 × 2 × 3 × 50 तक तो कंफर्म है ना कि अगर आप 1 से 100 के मल्टीपल में से 1 से 50 तक का मल्टीपल माइनस कर देते हैं तो आपके पास 51 से 100 तक का ही मल्टीपल बचेगा। ये क्लियर है। तो आपको सिंपली मैंने बताया कि आप 1 से लेकर 100 तक का डायरेक्ट तो कैसे निकाल सकते हैं, भी सीखा आपने 100/5 देन 100/25। 1 से 50 तक का कैसे निकालना है 50/5 देन 50/25। इसका आंसर है 24, इससे 12, बीच में माइनस का साइन था आपने माइनस कर दिया, आंसर हो गया कि आपकी 12 शून्य होगी। क्लियर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट है अगर आपके जो नंबर दे रखे हैं सीरीज में वो सारे के सारे यदि आपको इवन नंबर दे रखे हो तो आप क्या करें, कुछ नहीं करना है, जो भी आपका लास्ट डिजिट लिखा हुआ है, जो भी आपका लास्ट डिजिट है उसे आधा कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो और अपना सिंपल जो पहले से रूल फॉलो करते थे आप वो करें। उसका डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर आपका है 125। तो 125 पे सेम उसी तरह से रूल फॉलो करना है जैसा पहले से करते आ रहे हैं। तो 125/5 125/25 आगे भी चलेंगे क्योंकि 125 से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद 125/625 ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 125 625 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो सोचना ही नहीं है, उसको लेना भी नहीं है। तो इसको ही कर लेंगे 25 5 + 1, यानी इस आंसर के लास्ट में जो शून्य होगी उसका आंसर जो भी आएगा उसके बाद में 31 शून्य लिखी हुई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 2 4 6 8, इसमें भी आपकी इवन नंबर है 500 तक है। तो क्या बताया मैंने आपको, जब इवन हो लास्ट वाले का आधा करो और सेम अपना रूल फॉलो करो जो आपने पढ़ा है। 250/5 250/25 250/125 और 625 करोगे तो ज्यादा हो जाएगा तो हम लेंगे भी नहीं, यहीं तक लेंगे। अगर आप 250 को 5 से डिवाइड करते हो तो 5 × 5 = 25 50, आप 25 से डिवाइड करते हो 10 टाइम्स जाएगा, 125 से करते हो 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि इस आंसर के लास्ट में जो जीरो होंगी वो 62 शून्य होगी। एक और है आपका, अगर आपको सारी की सारी संख्याएं ओड नंबर यानी कि विषम संख्या दे दी जाए तो क्या करोगे, आपको विषम संख्याएं मिलेंगी तो आपको 5 तो मिलेगा, 5 में मिलेगा, 15 में, 25 में, 35 इन सब में आपको 5 तो मिलेगा। लेकिन आपको मैंने शुरू में क्या बताया था कि 5 तब तक जीरो नहीं बना सकता जब तक कि वो सम संख्या के साथ गुणा ना किया जाए, यानी कि 5 तब तक कोई भी जीरो नहीं बनाएगा जब तक कि वो इवन नंबर में मल्टीप्लाई ना होता हो। तो यह इवन नंबर है ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर होगा
कोई शून्य नहीं, यानी इसमें अगर आपके सारे सारे ओड नंबर दे रखे हो मल्टीप्लाई में तो कोई भी शून्य नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही पड़ता है।